अर्धायुकाल की परिभाषा लिखो। अब मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अर्धायुकाल, हाफ लाइफ टाइम। क्या कह सकते हो इसको? टी हाफ। मैं परिभाषा नहीं लिख रहा, केवल बोल रहा हूँ। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा समय या फिर जिस समय पे अभिकारकों की सांद्रता आधी हो जाती है उसी को क्या कहते हैं? अर्धायुकाल। जिस समय पर अभिकारकों की सांद्रता जो है वो आधी हो जाती है उसी क्या कहते हैं? अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है भाई। तो देखो, अर्धायुकाल करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें जो समाकलित एक समीकरण वो लिखनी होगी। वो क्या थी अपने पास? K2 इज इक्वल टू 1/t x ओवर ए नोट इंटू ए नोट माइनस एक्स। ये समीकरण अपने पास क्या थी? 3 थी। हमने क्या किया? सॉरी 3 थी, 3 या 4 जो भी थी वो कोई बात नहीं उसमें। अब हम क्या कर रहे हैं? इस समीकरण में t की जगह तो क्या रख रहे हैं? t 1/2। ये मैं लिख देता हूँ। ये क्या है? अपनी समाकलित वेग समीकरण है, ठीक है। तो t की जगह क्या रखोगे? t 1/2 और x की जगह क्या रख दोगे? a0/2। कि जब समय आधा हो जाता है तो आपकी अभिक्रिया भी क्या हो जाती है? आधी। अभिकारकों की सांद्रता भी कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। K2 इज इक्वल टू 1/t की जगह क्या रखोगे? t हाफ डॉट x की जगह क्या रखोगे? a0/2। ऊपर रख दिया, नीचे फिर से a0, अंदर फिर से a0 माइनस एक्स की जगह क्या रखोगे? a0/2। अब ये वाला तो आपको पीछे पढ़ने को मिला है शून्य कोटि में। एक में से आधा गया, बोलो क्या बचेगा? आधा बचेगा, ठीक है भाई। चाहो तो एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। ये एक है, ये आधा है। एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा? आधा बचेगा। या फिर कॉमन लेके कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। ये हो गया 1/t हाफ डॉट, ऊपर क्या है आपके पास? a0/2। और नीचे देखो, ये a0 तो है ही है, इसको तो रखो बाहर। और कोष्ठक में क्या बचेगा? a0/2। क्यों बचेगा? एक में से आधा गया, कितना बचा? आधा। ऊपर भी a0/2, नीचे भी a0/2, दोनों मर गए। क्या आएगा? K2 इज इक्वल टू 1/t हाफ इंटू 1/a0। हमें मान किसका चाहिए? t हाफ का चाहिए। तो क्या करोगे यहाँ से? t 1/2 इसको इधर लेके जाओगे तो K2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो आपके पास आएगा 1/K2 a0। बोलो भाई, 1/K2 a0 ये आ जाएगा। और ये क्या है? आपका द्वितीय कोटि का क्या है? अर्धायुकाल। कैसे पहचानोगे? देखो K2 आ रहा है, कई बार K2 लिख के नहीं तो ओनली K लिख देते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पहचानना आना चाहिए। अब देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको अर्धायुकाल के जो रिलेशन है वो भी पता होना चाहिए। शून्य कोटि के लिए क्या होता है, प्रथम कोटि के लिए क्या होता है, द्वितीय कोटि के लिए क्या होता है, ठीक है। देखो, अब यहाँ से हम जब पॉइंट बनाएंगे तो वो पहले आपको समझा देता हूँ मैं। ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बोलो, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। जब समाकलन को उठाओगे आप, सॉरी समानुपाती को उठाओगे तो एक स्थिरांक लगाओगे 1/K2 लगा देना, क्या दिक्कत है? तो बताओ यहाँ से क्या कह सकते हो कि द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं की जो अर्धायुकाल है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर आप अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बढ़ाते हो, a0 बढ़ाते हो, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। देखो रे, हमने जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखा था? क्या लिखा था? t 1/2 इज इक्वल टू a0/2K0 लिखा था। यहाँ पे आपने लिखा था फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। उसमें क्या लिखा था?
T1/2 इज इक्वल टू 0.693/K1 और यहाँ पे आप लिख रहे हो सेकेंड ऑर्डर। ऐसे कंपेयर करना आपको आना चाहिए। अभी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन था यहाँ से और वो आएगा T1/2 इज इक्वल टू 1/K2 A0। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन यह था कि एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें आप अभिकारकों की सांद्रता को 2 गुना कर रहे हो, तो अभिक्रिया की जो अर्धविकाल है वो आधी हो रही है। ठीक है, क्या कह रहा है, अभिकारकों की सांद्रता को 2 गुना करने पर अर्धविकाल आधी हो जाती है। तो बताओ वो अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? तो अर्धविकाल वाला रिलेशन आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, शून्य कोटि में क्या हो रहा है, अर्धविकाल किसके समानुपाती है? अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि शून्य कोटि के लिए अगर आप अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता को बढ़ाते हो, ठीक है, शून्य कोटि के लिए अगर आप अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता को बढ़ाते हो तो अर्धविकाल आपका बढ़ेगा। प्रथम कोटि में तो कहीं भी अभिकारकों की सांद्रता का जिक्र ही नहीं है। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया की जो अर्धविकाल है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती है। अरे आप चाहे अभिकारकों की सांद्रता को 50 गुना बढ़ा दो, उससे अर्धविकाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्वितीय कोटि में देखो, अभिकारकों की सांद्रता और अर्धविकाल दोनों में क्या है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर आप अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाओगे तो अर्धविकाल घट जाएगी, या फिर आप कह सकते हो अगर आप अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता को घटाओगे तो अर्धविकाल आपकी बढ़ जाएगी। तो ये तीनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ से आपको हाफ लाइफ की एक ट्रिक बता देता हूँ, फिर आप चाहे उसको किसी भी कोटि के ऊपर अप्लाई करो। ठीक, मैं केवल रिलेशन बता रहा हूँ कि अर्धविकाल किसके समानुपाती होगी, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिख रहा हूँ छोटी सी आपके लिए। वो ट्रिक ये है, T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K A⁻n-1 या फिर A0 की पावर n-1, ये होता है भाई। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे n की वैल्यू देखो 0 कोटि के लिए, शून्य ऑर्डर के लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, मैं केवल रिलेशन बता रहा हूँ। अब आप ये मत कहना कि सर इसमें तो ये 2 आ रहा था, इसमें ये आ रहा था। मैं केवल रिलेशन बता रहा हूँ किस किस के बीच में, अर्धविकाल और अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के बीच में। आपको ये जिंदगी भर याद रखना है डायरेक्ट, फिर इनमें से कोई सा फॉर्मूला भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। देखो क्या करोगे, 0 कोटि के लिए जब आप n की वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो 0 - 1 कितना आएगा, -1 रहेगा। तो A0 की पावर कितनी रहेगी, -1 रहेगी। ठीक है, इसके को चलो यहाँ से हटा दो। आप बाद में वो तो सिचुएशन के अनुसार देखा जाता है, ऊपर लगाया जाएगा या नीचे लगाया जाएगा। ठीक है, T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0 की पावर n-1। तो A0 की पावर कितनी आ गई, -1। जब -1 है ऊपर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा, T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1। ये रहा T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। अब बटा में 1/2 K0 आपके पास क्या हो जाएगा, वो इस तरह हो जाएगा। प्रथम कोटि की बात करते हैं भाई। ठीक है, तो प्रथम कोटि के लिए n की वैल्यू क्या रखोगे आप, 1 रखोगे। 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। तो A0 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना, किसी के पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो या तो सारा क्या गया, या पूरा क्या हो गया, 1। तो क्या प्रथम कोटि के लिए अर्धविकाल में कहीं भी अभिकारकों की सांद्रता आई क्या, नहीं आई। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया की जो अर्धविकाल है वो सांद्रता पर, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती। दूसरा इसकी बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की। तो सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है भाई, ये रहा। अब यहाँ पे 2 रख दो। ठीक है, अब देखो जैसे 2 रखा, 2 - 1 कितना आया, 1। तो देखो क्या बचा, 1/A0 ही बचा और T½ तो क्या कह सकते हो कि जो T½ है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, प्रारंभिक सांद्रता के। और ऐसा किस में होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में होता है। अब भी जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन था वो ये था कि आपने क्या किया, क्वेश्चन ये था कि एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसकी अर्धविकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किसी अभिक्रिया की अर्धविकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो बताओ वो अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। फिर से सुनो, क्वेश्चन क्या था, किसी अभिक्रिया की अर्धविकाल
अब मेरे को ये कन्फर्म याद नहीं कि फर्स्ट ग्रेड में था या नेट में था, लेकिन दोनों में से कन्फर्म था इस बार के एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये लिख के दिया था उसने कि किसी अभिक्रिया की अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो बताओ अभिक्रिया की कोटि बताओ। अब आधे लोग तो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा है। देखो वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक अभिक्रिया है जिसकी अर्धायुकाल जो है वो क्या है, उस अभिक्रिया के जो अभिकारक हैं उनकी प्रारंभिक सांद्रता A0 उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये उसने कहा है क्वेश्चन में, ये बोल के कहा है, लिख के नहीं दिया। ठीक है, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो अर्धायुकाल है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो बताओ कोटि क्या होगी। अब हम कैसे बता सकते हैं ऐसे देख के, तो देखो यहाँ आओ, जो मैंने सीधी ट्रिक बताई है ना आपको, किसी भी कोटि के लिए आप यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे हमने को 2 लेके आना है, तो कैसे ला सकते हैं, अगर n का मान क्या हो 3 हो तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सीधा सीधा बताओ आंसर आ गया क्या, कि ये जो रिलेशन आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, थर्ड ऑर्डर के लिए आ रहा है भाई। कर सकते हो आप, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि किसी अभिक्रिया की अर्धायुकाल जो है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे पावर 3 आ जाए उसका ले दे तो कोटि बताओ, क्या लिख दोगे वहाँ पे, चौथी कोटि की अभिक्रिया, फोर्थ ऑर्डर की वो रिएक्शन होगी। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आएगा। तो आपको कुल मिला के क्या करना है, ये वाला ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया में तो अभिकारकों की सांद्रता समानुपाती होगी, कौन सी में व्युत्क्रमानुपाती होगी और कौन सी में निर्भर ही नहीं करेगी। अगर व्युत्क्रमानुपाती होगी तो उसकी पावर क्या होगी, डायरेक्ट उस फॉर्मूले से आपको पता लग जाएगा। नहीं तो फिर आपको ये तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरा टाइप हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। देखो मैंने आपको 2 पॉइंट तो यहीं समझा दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक, एक तो पीछे वाला कि अभिक्रिया जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होते हैं। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगला पॉइंट देखो, अर्धायुकाल वाला बता दिया कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसमें जो अर्धायुकाल है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो आगे हमारा जो दूसरा गणितीय रूप अपन पढ़ना चाह रहे हैं दूसरे प्रकार के समीकरण का, वो देखो। बिल्कुल इजी है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, केस 2। नोट्स पढ़ाते थे ना अच्छे से, केस 2। पहला तो क्या लिखा था, जब दोनों अभिकारक क्या हो, समान हो। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब दोनों अभिकारक अलग अलग हो उस समय क्या स्थितियां बनती है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंदी टाइप का है लेकिन फिर भी आप समझो इसको। ठीक है भाई, देखो अब क्या कह रहा है कि जब दोनों अभिकारक क्या हो, अलग अलग हो, तो बताओ इस अभिक्रिया का अवकलित और समाकलित समीकरण क्या होगा। तो अब लिख दिया मैंने a + b। पहले हम क्या कर रहे थे, a + a कर रहे थे। ठीक है, जिसको आप क्या करते थे, जैसे देखो मैंने सीधा लिखा था, इसको 2a लिखा था और फिर आपने a0 - x किया था, फिर उसका स्क्वायर किया था नीचे ले जाके। तो आप यहाँ a0 - x कर लो, यहाँ a0 - x कर लो। जब वेग लिखोगे तो 2 बार आपको a0 - x लिखना पड़ेगा भाई। इसके लिए भी a0 - x, उसके लिए भी a0 - x, दोनों की पावर कितनी थी, 1 1। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो सीधा a0 - x का क्या करते थे, स्क्वायर। मैंने वहाँ पर डायरेक्ट किया था, अब इनडायरेक्ट आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, a और b अलग अलग आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, वही काम अपना तो जो पहले से करते हैं वही करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में क्या, जब t बराबर क्या हो, 0 हो, उस टाइम पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मानोगे आप, a0। इसकी कितनी मानोगे, b0। ठीक है, आप a मान लो, b मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, 0।
दूसरा t इज इक्वल टू टी सेकेंड पर, कुछ भी टाइम उसने आपको दिया होगा। उस समय हमने मान लिया कि इस a में से भी कितना चला गया, x चला गया, और इस b में से भी कितना चला गया, x। तो ये कितना बनेगा, x बनेगा। तो ये x बनेगा, इसमें से कितना गया, x। तो इस टाइम पे कितना बचेगा, a नॉट माइनस x। ठीक है भाई। और इसमें से कितना चला गया, x। तो कितना बचेगा इस टाइम पे, ये बचेगा b नॉट माइनस का x। ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जो था पीछे वो का वो ही करते जा रहे हैं, बस ध्यान से आप समझते जाना। अब हम क्या करते हैं, वही वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार अपना वेग नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग होता है। तो ये आपके पास अभिकारक A है, इसकी पावर आपने लगा दी 1, और दूसरा अभिकारक है B, इसकी भी पावर आपने लगा दी 1। ठीक है भाई। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dx अपॉन dt इज प्रपोर्शनल, वेग को मैंने लिखा है, ठीक है, आप कंटिन्यू वेग भी लिख के ला सकते हो, इज इक्वल समानुपाती। अब देखो A की जगह क्या लिखोगे, a नॉट माइनस एक्स, टी समय पे सांद्रता हमने लिख दी, और B की जगह क्या लिख दोगे, b नॉट माइनस का x। क्या करोगे, समानुपाती को हटाओगे, क्या लगेगा, स्थिरांक लगेगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं इसलिए इसको क्या कह दोगे आप, k2 कह दोगे। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k2। आगे क्या आएगा, वेरी गुड, a नॉट माइनस एक्स, b नॉट माइनस का x। क्या कहते हैं इसको, समीकरण एक। बहुत बढ़िया, बताओ क्या है ये समीकरण एक, वेरी गुड। इसी को क्या कहते हैं, अवकलित वेग समीकरण। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या इसमें, वेरी गुड, है ही नहीं आपको तो। अब देखो, अब अपना काम क्या है, मैंने क्या कहा था, जब भी यहाँ पहुँच जाओ तब आपको क्या करना, हमेशा इस के पास में जो भी होगा उसको उठा के नीचे पटको, और जो dt है उसको उठा के उधर ले जाओ। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इस टाइप से रीअरेंज किया, dx अपॉन a नॉट माइनस का x इंटू b नॉट माइनस का x, और ये आपका dx। ठीक है, ये आपका dx इज इक्वल टू k2 और dt, इतना करते। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, बहुत बढ़िया, क्या करने वाले हैं, समाकलन। इस समीकरण का समाकलन करने पर, अगर दिख नहीं रहा तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, इस समीकरण का समाकलन करने पर करो, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a नॉट माइनस एक्स, सॉरी ये dx यहाँ पे नहीं आएगा, ऊपर लिख दिया ना, एक बार लिख दिया काफ़ी है। ठीक है, डॉट 1 अपॉन b नॉट माइनस एक्स dx। आप चाहो तो दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हो, चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ऐसे लिख लेते हो इसको, या फिर आप ऐसे लिख लो, बात एक ही है, 1 अपॉन a नॉट माइनस एक्स, b नॉट माइनस एक्स, और ये आपको क्या आ गया, dx इज इक्वल टू, सीधा सीधा मैंने k2 बाहर ले लिया समीकरण के, और ये क्या हो गया, dt आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो अगर जनरली अकेला होता 1/a नॉट माइनस एक्स dx, तो हम पीछे कह के निकल जाते कि माइनस का ln a माइनस एक्स कह के निकल जाते, किया था ना फर्स्ट ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे देखो a और b दो अलग अलग आ गए, ठीक है, गुणा में आ रहे हैं, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास नहीं है। तो देखो भाई, अब हमें क्या करना है, मैं जो आपके पास ये वाला जो टर्म है 1 अपॉन a नॉट माइनस एक्स, b नॉट माइनस एक्स,
इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इजी कर रहा हूँ। इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं, ठीक है। तो तोड़ने के बाद में क्या आएगा, इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा ये वाला 1/a0 माइनस का b0 1/b0 माइनस x माइनस 1/a0 माइनस का x। हमने जब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ा तो हमारे पास ये वाली एक इक्वेशन आई, और अगर ये वाली इक्वेशन आ गई तो हम इसका आसानी से क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। देखो भाई a माइनस बी ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट हैं, तो ये दोनों ही पूरा 1/a माइनस बी समाकलन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर अंदर क्या बचेगा 1/b0 माइनस एक्स माइनस 1/a0 माइनस एक्स। तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस बी, और आप यहाँ पे लिख दोगे dx, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी एक्स, खोल के तो लिखोगे। तो यहाँ पे माइनस आ गया, एक बार इसके साथ अवकलन, एक बार इसके साथ अवकलन। अब आप में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको ऐसे कैसे लिख दिया। तो जब हम इसको वापस हल करते हैं ना उल्टा, तो वापस यहीं पहुँच जाते हैं। साइड में करके बताता हूँ आपको, ठीक है भाई, प्रूफ करके बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ है, समझ लेना। हमने क्या किया 1/a माइनस एक्स b माइनस एक्स, फिर नोट एक साथ ही लगा दूंगा मैं, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने क्या प्रूफ करना है अपने को, a माइनस बी 1/b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स। हमने इसको ऐसे लिखा है, तो हम क्या करने वाले हैं, इससे वापस ये कैसे आ सकते हैं, इसको प्रूफ कर रहा हूँ, तो देखते जाना। ये 1/a माइनस बी तो एज इट इज रखो, अंदर यहाँ पे देखो एलसीएम आ रहा है क्या, वेरी गुड, तो आपने ले लिया एलसीएम a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, एलसीएम ले लिया। अब देखो इस पूरे में आप पहले वाले टर्म का भाग लगाओगे b माइनस एक्स का, तो यहाँ से b माइनस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस एक्स। अब इस a माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से, तो क्या आएगा, वापस से आपका a माइनस एक्स ही आएगा। फिर ये वाला आपका माइनस, आगे देखो आपने क्या किया, इस पूरी टर्म में अब आगे वाले टर्म का भाग लगाओगे, तो यहाँ से a माइनस एक्स, यहाँ से a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा b माइनस एक्स। इस b माइनस एक्स को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आने वाला है, वही आपका b माइनस एक्स, ठीक है। नोट लगा लो, अगर दिक्कत आ रही है तो नोट लगा लो, ठीक है। इज इक्वल टू 1/, ये आपका a0 माइनस b0। देखो भाई इसको मैं लिख रहा हूँ a0 माइनस एक्स, अब ये माइनस ये प्लस गुणा हो क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया b0, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन a0 माइनस एक्स इंटू b0 माइनस एक्स, ठीक है भाई। x से तो x मरा, क्योंकि ये x प्लस का, ये x माइनस का, क्या बचा 1/a0 माइनस का b0, ऊपर आपके पास बचा a0 माइनस का b0 बटे a0 माइनस एक्स b0 माइनस का x। ध्यान से देखो ये a0 माइनस b0, ये a0 माइनस b0, दोनों मर गए। क्या आएगा, ऊपर तो आएगा 1 और नीचे क्या आएगा a0 माइनस एक्स b0 माइनस का x। बोलो भाई, जो ये था वही ये है क्या। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया कि हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ के ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको कि सर इतना करने की ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत ये है कि हम इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ा सा इसको इजी बना के अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करने वाले हैं। तो आपको ये समझने के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिखा था। हम वापस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कईयों के दिमाग में ये आ सकता था कि सर इसको कैसे लिखा, तो इसको ऐसे लिखा, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हो, समझ सकते हो, ठीक है। आ जाओ आगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ रख रहे हैं, ठीक है।
तो मैं पहले से कह चुका हूँ कि ए नॉट माइनस बी नॉट ये कांस्टेंट है, तो समाकलन से सीधा ही क्या जाएंगे बाहर, नहीं तो मेरे को एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी। चलो मैं लिख ही देता हूँ, 1/a माइनस बी, नोट एक साथ ही लगा लेंगे भाई, ठीक है। 1/a माइनस बी, 1/b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स, और बाहर क्या लगा दोगे dx, ये रहा, ठीक है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये लो k2 और dt। अब उधर से तो k2 बाहर निकाल लो और इधर से क्या बाहर निकाल लो, 1/a माइनस b बाहर निकाल लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, इधर से तो 1/a माइनस b, अभी कन्फ्यूज मत हो, फिर एक साथ ही सबके नोट लगा देंगे। बाहर निकाल लिया, क्या आएगा आपके पास आ रहा है 1/b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस एक्स, और ये क्या आ गया dx इज इक्वल टू, बोलो क्या आया, ये k2 बाहर आ गया और ये dt अंदर। देखते जाओ भाई। अब मैं इसको भी थोड़ा खोल के लिख रहा हूँ कि एक बार तो इस dx को इसके साथ लिख रहा हूँ, फिर माइनस लगा के इस dx को इसके साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये 1/a माइनस बी तो बाहर एज इट इज रहेगा। अब मैंने ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, मतलब बड़ा कोष्ठक लगा दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ पहला 1/b माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स dx, ये आपका कोष्ठक हो गया बंद, इज इक्वल टू k2 और ये dt, ठीक है भाई। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये जो a माइनस बी है 1/a माइनस बी, ये पूरे कोष्ठक से बाहर है, जब मल्टीप्लाई होगा तो सबसे होगा, ठीक है। तो आगे चलो, जब हम चले तो 1/a माइनस बी तो एज इट इज। अब देखो भाई, इस b को तो भूल जाओ आप तो यही याद रख लो 1/a माइनस एक्स किया था, a नॉट माइनस एक्स dx, क्या लिखा था ln x, अरे इसको पूरी को क्या माना था अपन ने, x माना था, और x बराबर क्या लिखा था a नॉट माइनस एक्स लिखा था, ठीक है। तो 1/x क्या हो जाएगा ln x, और जब इसका x का आप अवकलन भी करोगे ना तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो हमने क्या किया, इस x की जगह a नॉट माइनस एक्स रखा, तो आपके पास क्या आया ln a नॉट माइनस एक्स। अब इस a नॉट माइनस एक्स जो है इसमें वेरिएबल आ गया है, x आ गया, तो हम क्या करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर से अवकलन करते हैं। तो अवकलन करोगे तो a नॉट तो कांस्टेंट है, इसका तो क्या हो जाएगा 0, और जो x है x क्या है माइनस एक्स है, तो dx के सापेक्ष कितना हो जाएगा -1। तो हम यहाँ पे क्या लगाते थे -1 लगाते थे। अब कुछ नहीं आया अपने पास, तो क्या आया b माइनस एक्स आ गया, पहले क्या आ रहा था a माइनस एक्स, अब क्या आ गया b माइनस एक्स। तो b माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, माइनस का ln b माइनस एक्स। तो मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस का ln b माइनस एक्स, केवल मैंने यहाँ पे इसको लिखा। माइनस क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा, b का किया अवकलन 0 और माइनस एक्स का किया तो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, ओके। और अब आपका ये माइनस समझते जाना भाई अच्छे से, दिक्कत है तो चलो मैं ये कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसका करोगे क्या आएगा ln a माइनस एक्स, और इस माइनस एक्स का फिर से माइनस, इधर क्या आ गया k2t प्लस का c, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं अपन 1/a माइनस b, ये तो आपका है माइनस का ln b माइनस एक्स, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस ln a माइनस एक्स, ठीक है। और क्या आ गया इज इक्वल टू k2t प्लस c। और देखो ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलो आप चाहो तो यहाँ रख सकते हो, नहीं तो
दूसरा तरीका और देखो, अब हम ये कह सकते हैं यार, देखो आपके पास एक तो ये माइनस का 3 प्लस का 4, आंसर कितना आएगा 1। एक तो आप इसको ऐसे घटाओ, दूसरा आप ऐसे घटाओ, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू आएगा 1। इजी कौन सा है, नीचे वाला तरीका। तो देखो यहाँ पे माइनस का ln x है, मतलब कुछ भी है माइनस का ln है, और इधर क्या है प्लस का ये है, तो हम प्लस वाले को पहले लिख दें, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं। रीअरेंज ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ये 2-3 स्टेप तो इसको रीअरेंज करने में खा गई, नहीं तो इतना बड़ा ये नहीं था। मैं बिल्कुल एक एक आपको खोल खोल के समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ln a माइनस एक्स को हमने पहले लिख दिया, और माइनस का ln b माइनस एक्स को हमने बाद में लिख दिया, बराबर k2t प्लस का c। इसको क्या कह दोगे, समीकरण 2। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर फॉर्मूला दिख गया ln m माइनस का ln n। अगर दिख गया तो लिख लो, गलत है उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा। चलो लिख लेते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको लिख ही देता हूँ। चूँकि चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको तो मान लो m और ये क्या हो गया आपका n, तो क्या होता है ln m माइनस का ln n, क्या होता है ln m बाई n। लिख रहा हूँ यहाँ पे, चूँकि ln m माइनस का ln n क्या होता है ln m बाई n, ठीक है। आपको दिखा तो दिखते हैं, आपने तुरंत इसको अप्लाई भी कर दिया। 1 a माइनस b, देखो ln m क्या है a माइनस एक्स बटे n क्या है b माइनस एक्स। ये लो आपका काम ही खत्म हो गया, इज इक्वल टू k2t प्लस का c। देखो भाई एक वर्ड बच गया है और अभी हम इक्वेशन नंबर 2 पे ही पहुँचे हैं। अब आपकी सुविधा के लिए आपको दिक्कत नहीं आई, इसलिए इनके पास क्या लगा दो, नोट लगा दो, आप खुश हो जाओगे। यस सर, आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। कोई ख़ास फर्क इससे नहीं पड़ने वाला। चाहो तो आप भी लगाओ चाहे मत लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी कोई फ़र्क उसमें नहीं पड़ेगा, लगा दोगे तो भी कोई फ़र्क उसमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो ठीक है, लगा दिया हर जगह। अब यहाँ से आके क्या करते हैं हम, सबको अच्छे से पता है क्या करते हैं, जो सी आया है, सी क्या है, सी क्या है, बोलो बोलो, सी क्या है, समाकलन स्थिरांक। ठीक है भाई। तो अब इसी को क्या करना है, अपने को हटाना है, इसी को हटाना है। हटाओगे तो क्या करोगे, क्या करना है, t बराबर 0 पे x बराबर 0 होता है, उसी को इसमें चिपकाना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं t बराबर 0 पर x बराबर 0 होता है, क्योंकि t बराबर 0 पे x बराबर 0 होता है, इसलिए अब आगे आप करोगे, क्या करोगे, जहाँ भी t दिख रहा है वहाँ 0 रखोगे, और जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ क्या रखोगे, बिल्कुल 0 रखोगे। तो देखो 1/a0 माइनस b0 एज इट इज रहेगा, फिर ln a0 माइनस एक्स b0 माइनस एक्स, x की जगह क्या रख दोगे 0, तो ये क्या बचेगा ln a0 अपॉन b0। ठीक है, बराबर k2t पूरा क्या हो जाएगा 0 और c। तो देखो एक बार आप इसको पूरे को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं साइड में हट जाता हूँ, फिर आप इसको वहाँ से दोबारा इस बोर्ड को मैं रफ़ करके वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ले लो, ठीक है, ले लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इधर वाला रफ़ कर रहा हूँ।
देखो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं वहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ रहा हूँ अब आगे। तो जब से हमने उनकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया, एक साथ ही लग देंगे, फिर नोट एक साथ ही लगा देंगे अपन, ठीक है। 1/a-b, अंदर क्या आया, ln a ओवर b, यही आएगा। क्यों? क्योंकि x का तो क्या रख दिया अपन ने, 0 रख दिया, तो आ गया आपके पास ये वाला। आगे क्या आया, c, ठीक है भाई। लिख सकते हैं अपन, चलो मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देता हूँ। तो आप क्या कहोगे, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो। समीकरण 2 क्या है, देखो 1/, दिख रहा है, a माइनस का b ln a माइनस x ओवर b माइनस x इज इक्वल टू k2t प्लस 1/a माइनस का b, क्योंकि इसी का मान रख रहे हैं, ln a ओवर b, ठीक है भाई। बोलो क्या करना है, पता है सबको कि सर हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, इस वाली टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे। तो आप लिख सकते हो रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या करने के भाई, रीअरेंज करने पे, या फिर लिख सकते हो पक्षांतरण करने पे, या फिर आप लिख सकते हो वेरिएबल सेपरेट करने पे, पक्षांतरण करने पर किया तो हमने ये जो टर्म है हम इस पूरी को उठा के इधर ले आए। तो देखो दिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1/a माइनस b या ln, नीचे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आगे वाला इसको रफ कर रहा हूँ भाई एक बार। तो आपने लिखा 1/a माइनस b ln a माइनस x ओवर b माइनस x इज इक्वल टू, सॉरी माइनस, अब इसको उठा के लेके आए हो तो क्या आएगा, 1/a माइनस b ln a बाई b इज इक्वल टू आपका आ गया k2t। कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1/a माइनस b इधर भी है और 1/a माइनस b इधर भी है। तो हमने क्या किया, मैं लिख नहीं रहा कि 1/a माइनस b कॉमन लेने पे, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, हमने 1/a माइनस b क्या कर लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया। अब देखो बड़ा सारा कोष्ठक लगा रहा हूँ, अंदर क्या बचा, इधर तो बचा ये ln a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स माइनस, अब ये वाला, ये तो लिख दिया मैंने पूरा। इधर क्या बचा, ln a बाई b, ये कोष्ठक बंद, बराबर में क्या है, k2t। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, कुछ दिखा, हाँ सर बिल्कुल दिखा, ln m माइनस का ln n दिखा क्या, इसको तो पूरे को क्या मान लोगे आप, m, इसको क्या मान लोगे, n। तो यहाँ पे लिख सकते हो, चूँकि ln m माइनस का ln n अगर आपको दिखता है तो हम उसको शॉर्ट में ln m बाई n लिख सकते हैं। इसलिए अब देखो वहाँ से आओ, ये आपका 1/a माइनस b एज इट इज, ln m, पहले इसको लिख दो, m को लिखो पहले, m क्या है, a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स, ln m हो गया। तो
माइनस एल एन को लिखो एल एन एम बटे एन, तो एन तो लिख दिया, बटे एन क्या होगा ए अपॉन बी, भाई यही तो है। अब होगा क्या, ये भी तो चला जाएगा ऊपर और ये रह जाएगा ए नीचे, ठीक है, इज इक्वल टू के टू टी। इसको भी रफ कर देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे ये क्या आ गया। बस है कुछ नहीं, थोड़ा सा डाटा ही इसमें क्या है जो वो लंबा है, बाकी बिल्कुल इजी है, ठीक है, थोड़े मान लंबे रखे हुए हैं, बाकी सब कुछ इजी है। इज इक्वल टू के टू टी, देखो 1 अपॉन ए माइनस बी एज इट इज, मैंने क्या कहा बी ऊपर चला जाएगा, तो ये एल लाइन में इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बी ऊपर चला गया इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स। भाई ये तो आपके एज इट इज रह गई और ये चेंज हो गया बी अपॉन ए हो गया, इज इक्वल टू क्या आ रहा है के टू टी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो के टू इज इक्वल टू 1/t इंटू ए माइनस बी, ये रहा एल एन बी इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स। ये लो, एक फॉर्म तो आ गई आपके पास ये वाली, और दूसरी क्या एल एन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग में, ठीक है। तो लिखो के टू इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी इंटू ए माइनस बी, एल एन किस में बदल गया लॉग में। अगर लॉग में ना बदलता तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एल एन 10 भी दे देता, तो उसका मतलब भी क्या है लॉग। फिलहाल इसका मतलब क्या है एल एन बेस ई, ठीक है, लॉग बी इंटू ए माइनस एक्स ओवर ए इंटू बी माइनस एक्स। देखो ध्यान से, अपना काम खत्म हो गया क्या, दोनों का मिला क्या हो गया समीकरण 3, ठीक है। बताओ क्या आ गई समीकरण 3, ये क्या आ गई समाकलन करने के बाद में आई है, इसलिए समाकलित वेग समीकरण इसको कहा जाता है। बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ से जो अर्धविकल आप निकालोगे वो प्रॉपर आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो सेकंड ऑर्डर का जो अर्धविकल निकालना है वो हमने पीछे वाली इक्वेशन से निकाल लिया था। पीछे वाली इक्वेशन क्या थी, के टू टी इज इक्वल टू एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स। अब आप चाहो तो नोट सर नोट नहीं लगाया लगा लो, लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो और भी अच्छी बात है, अच्छा लगेगा, नहीं बिना नहीं लगाओगे तो। आपकी खुशी के लिए हम नोट लगा ही देते हैं, ठीक है भाई। कोई समस्या हो तो बताओ। तो क्या करना है आपको, ये जो दोनों इक्वेशन है जो आपने ड्राइव की है ये आपको आनी ही चाहिए। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट सीधा पूछ लेता है कि जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करो। जो गणितीय रूप होता है द्वितीय कोटि का, तो बोलेगा उसको आप डिराइव करो, व्युत्पन्न करके लेके आओ। और अगला आपको केस भी मेंशन करेगा कि वो वाला केस लेना है जब दोनों भी का क्या हो अलग अलग हो, तो वो वाला केस लेके आपको सारे काम करने हैं। तो आपको ये वाला तरीका अपनाना है, ठीक है। अब ये अपना द्वितीय कोटि का मैथमेटिकल पोर्शन क्या होता है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बताओ अपना अगला टॉपिक क्या होगा। वेरी गुड, द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो कितना इजी था,
अब इसके ग्राफ बनाने हैं, इसके लक्षण पढ़ने हैं, इसके न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, बस। न्यूमेरिकल भी मैं तो अपन 2-1 न्यूमेरिकल करेंगे, 2-3, तो मे बी उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। घूम फिर के वहीं से आने वाले हैं। मैं आपको टाइप बता देता हूँ, तो बस वैल्यू चेंज हो जाएगी क्वेश्चन में, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो